देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान के मीडिया में चलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं उनको 3 MPO के तहत कमिश्नर जेलम के अहकामात पे गिरफ्तार करके जेल में मुंतकिल किया गया है और उनकी जो अकेडमी है उसको भी सील कर लिया गया है। कुछ मजहबी जमातों के जो लोग हैं वो जाकर मिले थे इंतजामिया से और उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी और एक उलमा का फतवा भी उनके खिलाफ आया और उलमा के वफूद ने आज ज़िली इंतजामिया से खसूसी तौर पर मुलाकात की और गिरफ्तारी का मुतालबा किया था, तो उनकी गिरफ्तारी हो गई है। आसिफ जलाली साहब हैं एक आलिम दीन, उन्होंने एक फतवा दिया हुआ है इस हवाले से, जो तफसीलात आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो और बहुत सारी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में वो रहते हैं, लेकिन अभी ये क्योंकि एक दीनी मामला है तो ये उलमा इकराम बेहतर रहनुमाई कर सकेंगे। बहरहाल वो गिरफ्तार हो गए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट खबर है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इमरान खान के हक में एक गवाही दे दी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, मुख्तलिफ पाकिस्तान की मीडिया पे यह खबर छपी है। वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा जबरदस्त इंकशाफ किया और उन्होंने यह बताया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त जनरल बाजवा के ससुर ने, ये जनरल रिटायर एजाज साहब थे गालिबन उनका नाम, ये लाहौर DHA में रहते थे। तो जो जनरल बाजवा के ससुर हैं, गालिबन वही रहते थे, जनरल बाजवा के ससुर ने उन्हें अपने घर पे बुलाया और बेसमेंट में लेकर चले गए और वहां जाकर कहा कि नवाज शरीफ की गुजरांवाला की जो तकरीर है उसमें उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का नाम लिया है, तो तुम इसकी मजम्मत कर दो, ख्वाजा आसिफ को कहा, और अपने आप को इससे अलग कर दो। अब ख्वाजा आसिफ ने कहा कि राणा तनवीर भी इस बात के गवाह हैं कि मैंने जनरल बाजवा के ससुर से कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, जिस पर मुझे कहा गया कि बात नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ नैब का केस बन जाएगा। और उसके चंद दिन बाद अचानक मुझे गिरफ्तार किया गया और इस दौरान में 6 माह जेल में रहा, लेकिन हुकूमत मुझ पर नैब का कोई केस ना बना सकी तो मुझे अदालत ने मुझे रिहा कर दिया। अब मामला यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद गवाही दी कि मुझे इमरान खान ने गिरफ्तार नहीं किया, मुझे जर्नैलों ने गिरफ्तार किया, क्योंकि नवाज शरीफ ने जनरल फैद और जनरल बाजवा के खिलाफ बात की थी तो उन्होंने धमकी लगवाई जनरल रिटायर एजाज साहब के तवस्सुत से, यानी जनरल बाजवा के ससुर ने बुला के धमकी लगाई और उस धमकी के बाद ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जर्नैल मार रहे थे PMLN को, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। तो इमरान खान साहब तो इसमें कहीं नहीं है ना। इमरान खान साहब तो खुद कहते थे कि नैब को तो कंट्रोल ही वो करते थे, और ये मैं जाती तौर पे जानता हूं कि नैब को बाकायदा उस वक्त मिलिट्री जर्नल्स कंट्रोल करते थे, एजेंसियां कंट्रोल करती थी, जैसे आज भी एजेंसियां ही नैब को कंट्रोल करती हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, और सवाल यह पैदा होता है कि ख्वाजा आसिफ साहब फिर चुप क्यों रहे? तब से लेकर अब तक ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। आज तक ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। उसके बाद उसी जनरल बाजवा के मरहूने मिन्नत होकर उसी जनरल फैज के जूतों में गिरकर इन्होंने इक्तदार हासिल कर लिया और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराकर खुद इक्तदार में आकर बैठ गए। अगर वो जर्नैल इतने बुरे थे तो इनको चाहिए था ना उन्हें एक्सपोज करते, या कम से कम वजीर दिफा बनने के बाद ख्वाजा आसिफ को चाहिए था कि उस शख्स पे कानूनी कार्रवाई करते जिसने इन्हें धमकी दी थी कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा या तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तुम पे नैब का केस बना दिया जाएगा अगर तुमने अपने आप को इससे अलग ना किया और इसकी मजम्मत ना की। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तो बहुत देर से ये बात की, यानी रिटायर्ड जर्नैलों को, उनके रिश्तेदारों को मारना बहुत आसान होता है, इनको हाजिर ड्यूटी माई बाप चाहिए होता है। रोजाना की बुनियाद पे आप देखें कि अभी कल की बात है, वो कैप्टन सफदर ने जो है वो नदीम अंजुम साहब को धोया बैठ के, साबिक DG ISI, और अब जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब जनरल बाजवा को धोते हैं हर दूसरे चौथे दिन। अब उनके ससुर की भी धुलाई की है, जनरल फैज को भी रिटायरमेंट के बाद से ये टिका के धो रहे हैं। तो मामला ये है कि जिस वक्त ये जर्नैल मौजूद थे तब तो इनके जूतों के तस्मों के साथ लटक के ये लोग इक्तदार में आए थे, ये एक सच है। लेकिन चले, एक अच्छी बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान साहब के हक में गवाही दी और ये कहा कि उस वक्त भी जर्नैलों ने उनके साथ जो किया था वो किया था, और इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि जनाब नैब तो वो कंट्रोल करते थे। और जब इमरान खान साहब ने चीजों को ठीक करने की कोशिश की तो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आया, जैसे कि हमेशा नहीं आता। जो भी आदमी अपनी डोमेन वापस मांगता है या पॉलिटिकल स्पेस को बढ़ाने की कोशिश करता है उसकी हुकूमत पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गिरा देती है। बहरहाल ये एक दूसरे के पोल खुद ही खोलेंगे और ज्यादा किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, चीजें खुद ही खुलती रहेंगी। एक और नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने माफी का एक नया फॉर्मूला भी दे दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि माफी, पछतावे या शर्मिंदगी का इजहार, इन 3 चीजों में से एक चीज करनी पड़ेगी। अब 9 मई पर तहरीक इंसाफ एक ऑप्शन चुन ले, माफी, पछतावा या शर्मिंदगी का इजहार। अब चाहे ये पार्लियामेंट में कह दे, चाहे ये अदालत में कह दे, चाहे ये कौम से माफी मांग ले या इदारे से मांग ले, सियासत करनी है तो ये करना पड़ेगा।
अब ख्वाजा आसिफ ने भी आज इस बात की तस्दीक कर दी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफी मंगवानी है, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। अगर सियासत करनी है तो वरना सियासत वो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन सियासत वो कैसे करें? मखसूस नशिस्तें उनकी हैं, छीन ली गई। 17 नशिस्तें जीतने वालों को हुकूमत दे दी गई। उनकी आधी से ज्यादा सीटें कौमी असेंबली की और इसी तरह सूबाई असेंबली की भी छीन ली गई। यानी 3 सूबों में कम से कम उनकी हुकूमत बनती थी स्टेट अवे, वो उनकी नहीं बनने दी गई। चौथे सूबे में उनकी एक इत्तेहादी हुकूमत बनती थी, वो भी नहीं बनने दी गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया और जितने ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उनमें फारिग किया जाता है। उनके एमएनएच पे मुकदमात किए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, मुकदमात के फैसले फारिग किया जाता है। तो सियासत तो उन्हें नहीं करने दी जा रही और ये एस्टेब्लिशमेंट का काम है। तो ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि जनाब माफी जाफी मांग लो, या आप ये कह दें कि जनाब हमें शर्मिंदगी है, या आप ये कह दें कि हमें पछतावा है, तो या फिर आप माफी मांग लें। इसके अलावा जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। इनमें से तीनों में से एक ऑप्शन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि चुननी पड़ेगी। अब इस पे जो है वो एक रद्देमल एतजाज एहसन साहब का भी है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि ये क्या असूल है कि सियासतदान से कहा जा रहा है कि माफी मांगे। इमरान खान किस बात की माफी मांगे? 9 मई पर इंतजामिया और आईजी पंजाब को माफी मांगनी चाहिए। आईजी बताए कि 12 घंटे कोर कमांडर हाउस चलता रहा, उसके थानेदार कहां थे, मौके पर क्यों नहीं पहुंचे, और सीसीटीवी फुटेज कहां गई, बाकी चीजें कहां गई। ये वो बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब कोई भी नहीं दे रहा, या शायद किसी के पास उनके जवाब है ही नहीं, बस सजाएं दिए जा रहे हैं। अब राणा सनाउल्लाह साहब के डेरे पे हमले वाला जो मामला है उसके ऊपर जनाब बड़ा रोला पड़ गया है कि जनाब डेरे के ऊपर एहतजाज हो रहा था और तोड़फोड़ हुई है तो इसका मुकदमा दर्ज किया गया। तो मुद्दई राणा साहब को बनना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं रियासत मुद्दई बन गई है, वो क्यों हुआ? चले ये तो आप छोड़े बात। मामला यह है कि तोड़फोड़ का जो केस है उसमें जो सजाएं दी जा रही हैं वो तो ऐसे दी जा रही हैं कि कोई कत्लो गारतगिरी हो गई है। 10-10 साल की सजाएं दे दी उठा के 60 के करीब बंदों को, और उसके अलावा कई बंदों को जो है वो 3-3 साल की सजाएं दे दी। ना कोई एक बंदा जख्मी हुआ, ना कोई एक बंदा जाँ बहक हुआ, ना कोई कत्ल हुआ, ना कोई जख्मी हुआ, और सजाएं दे दी दहशतगर्दी वाले मामला डाल के। अब यही राणा सनाउल्लाह हैं, जब ये वजीर कानून थे और पंजाब की पुलिस को और सारे निजाम को कंट्रोल करते थे, तो इन लोगों के ऑर्डर के ऊपर गोली चलाई गई मॉडल टाउन में, और जब वहां गोली चलती है तो उसमें 14 लोग शहीद हो जाते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं, और उसमें दर्जनों लोगों को गोलियां लग जाती हैं, लोग अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, खवातीन के मुंह के ऊपर गोलियां मारी जाती हैं, हामला खातून जो है उसे शहीद कर दिया जाता है। आज 11 साल गुजर गए, उस मामले में अब तक इंसाफ नहीं हो सका। यानी जब एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो आप ये देखें कैसे वो नाइंसाफी को भी इंसाफ बना देते हैं, और जब एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी हो जाए तो जो इंसाफ करना भी होता है ना उसे भी रोक देते हैं। यानी वहां लाशें गिरी थी, 14 लाशें थी, दर्जनों जख्मी थे, कत्ल और इक़दाम कत्ल के मामला थे, किसी को सजा नहीं हुई। और यहां पे जनाब क्या हुआ कि कोई एक बंदा भी जख्मी या हलाक नहीं हुआ, और यहां पे धड़ाधड़ सजाएं सुनाई जा रही हैं। रियासत है ना, जिस तरफ मर्जी मामला ले जाए। ख्वाजा आसिफ ठीक कहते हैं ना कि फिर सियासत नहीं करने देंगे, कोई भी काम नहीं करने देंगे, और मामला उसी तरफ चल रहा है। उमर अयूब साहब ने इस सजा के ऊपर अपना रद्देअमल दिया है। उमर अयूब साहब कहते हैं कि मुझे दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को आज एटीसी फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल शेख ने राणा सनाउल्लाह के घर पर मुबैना हमले के झूठे इल्जाम में 10 साल कैद की सजा सुना दी। मैं उस जगह कभी मौजूद ही नहीं था और इस्तगासा के किसी गवाह ने मेरा नाम तक नहीं लिया। मजीद ये कि इन्हीं गवाहों की गवाही को गुज़िश्ता साल एटीसी सरगोदा ने मुस्तरद कर दिया था और इन्हें झूठा करार दिया था। इस फैसले के बाद मेरे खिलाफ मजमूई तौर पर कैद की सजाएं 40 साल की हो गई हैं। अब वो ये कहते हैं कि 28 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो जब कत्ल हुई तो उनकी शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने हरिपुर में मेरे घर पर हमला किया और जलाने की कोशिश की, मगर उस वक्त ना कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही किसी को सजा सुनाई गई। अब आगे वो एंड में जाके कहते हैं कि जनाब ये तो फस्तायत हो रही है और बदतरीन फस्तायत हो रही है, मगर मैं हमेशा तहरीक इंसाफ और अपने कायद इमरान खान का सिपाही रहूंगा। इंशाल्लाह इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे। ये जनाब कह रहे हैं उमर अयूब साहब, उनका रद्देअमल है। वो गए ही नहीं उस तरफ जिस तरफ मुकदमा उन पर डाल दिया पकड़ के, तल्ला की कोई नहीं। और जितना नुकसान बेनजीर की शहादत के ऊपर पीपल्स पार्टी ने किया था उसकी तो मिसाल ही कोई नहीं मिलती। तो भाई वो बर्बादी फेर दी थी पीपल्स पार्टी ने, अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया था पाकिस्तान का, लेकिन कुछ नहीं किया गया। रियासत खामोश हो गई कि आगे बढ़ना। लेकिन ये 9 मई के अंदर जो है ना एक जिद पकड़ी और इसको बहाना बनाकर एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज किया जा रहा है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ये बहाना है और कुछ नहीं है। अब असद कैसर साहब जैसे एक, यानी असद कैसर जैसा बंदा जो ज्यादा शिद्दत में भी नहीं जाते, ये तो वो बंदा है जिसने रूलिंग भी नहीं दी थी, कासिम सूरी साहब को देनी पड़ी थी।
बड़े मोहतात रहते हैं। अब उनके घर पे छापे मारे जा रहे हैं। असद कैसर साहब कहते हैं कि थोड़ी देर पहले तकरीबन 10:30 बजे रात का वक्त था, अब मेरे इस्लामाबाद वाले घर पर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। मेरे पास पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस हरासा करने से बाज नहीं आती। अगर इनका ये ख्याल है कि हम इन ओछे हथकंडों से डर जाएंगे तो ये इनकी गलतफहमी है। हम ना पहले डरे हैं और ना आगे डरेंगे। हम इस जालिम निजाम के सामने डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखिए, ये ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ का कुछ बना रहे हैं। ये चले जाना है इन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के समझने की बात है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट की अभी एक हायरार्की है ना, जिसमें फील्ड मार्शल साहब हैं, डीजीआईएसआई है, 2 4 5 6 और ये सेक्टर कमांडर्स या कोई सीनियर ऑफिसर्स हैं, इन्होंने हमेशा नहीं रहना, इन्होंने चले जाना है। लेकिन आपने और आपके बच्चों ने या आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ने यहीं पे सियासत करनी है। ये आपकी सियासी मुखालिफ जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ऊपर आयरन कोटिंग कर रहे हैं, उन्हें लोहे का बना रहे हैं। वो उन्हें इतना मजबूत कर देंगे कि कल आप कई दहाइयों तक फिर उनका मुकाबला करने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद मार खाती रही ना कुछ अरसा और, तो वो एक लोहे की जमात बन जाएगी। लोहे की जमात उन्हें बना तो दिया ऑलमोस्ट। तो जो कुछ उनके साथ जुल्म और फस्तायत की जा रही है, जितने लोगों को, यानी जो लोग नरम भी थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनको भी मजबूत बनाया, खवातीन को बहादुर बना दिया। कोई और पॉलिटिकल पार्टी उनका मुकाबला करने का सोच ही नहीं सकती मजहबी सियासी जमातों के अलावा। यह बात पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के सोचने की है। यह बात बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के सोचने की है। जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनका भला कर रही है या उनके लिए एक मुस्तकिल बहुत ताकतवर मुखालिफ पैदा कर रही है। अब ये तो हो रहा है। बहरहाल ये लोग तो चले जाएंगे अपनी नौकरियों से रिटायर होके, तो बाकी जिन्होंने निमटना है वो जाने और उनका काम जाने। हसन न्यादी साहब की जो वालदा है नौरीन खान न्यादी साहबा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं। और साथ में एक स्टेटमेंट जो है वो शाहिद खटक साहब ने भी दिया। अब ये दोनों स्टेटमेंट शेर अफजल मरवत के बारे में है। अच्छा, ये हसन न्यादी साहब की जो वालदा है वो कहती है कि शेर शाह ने कहा कि मुल्क से बाहर रहकर मैं तंग आ गया हूं, अब चाहे मुझे पकड़ें, मैं वापस आ रहा हूं। शेर मरवत जैसों को जो मैसेज आता है उन्होंने बोल देना है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहती। इन लोगों ने शैतानियां की कि हसन पकड़ा गया, शेर शाह को भी पकड़ो। अब ये हसन की वालदा कह रही हैं। शेर अफजल का मैं नाम तक नहीं लेना चाहती। ये हर वो काम कर रहे हैं जो उन्हें फीड किया जाता है। हसन मेरा बेटा है तो शेर शाह भी मेरा बेटा है। हसन 9 मई को तकरीर कर रहा था क्योंकि पास खड़े मुजाहिरीन में से एक नौजवान को गोली लगी थी। मैं होती तो शायद ज्यादा सख्त तकरीर करती। शाहिद खटक साहब ने क्या कहा? शेर अफजल को कौन जानता था, उसकी क्या हैसियत थी? एक वकील था, इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन में 45 वोट लिए थे। पीटीआई ने स्पेस दी। सियासी जमात में एक दूसरे को इज्जत देनी होती है। लोगों ने 9 मई से पहले भी और 9 मई के बाद भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। गैर जिम्मेदार बयानात नहीं देने चाहिए थे। ये शेर अफजल मरवत साहब के बारे में। और हकीकत तो यही है ना कि असल में वोट तो इमरान खान का है। शेर अफजल मरवत को कौन वोट देता है? यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेशुमार लोग ये कहते हैं कि हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं, हमें इमरान खान साहब का वोट पड़ा है और इसके अलावा तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें इतने वोट पड़ेंगे। ये बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब शायद ये बात अपने अंदर तस्लीम नहीं कर पा रहे, या वो ये हौसला पैदा नहीं कर पा रहे कि वो इस बात को तस्लीम कर सकें। नाज़रीन, 1 साल पहले की ये खबर है, ये जरा अखबार आप देखें। आज से 1 साल पहले ये खबर छपी थी अखबार में और 23 मई 2024 को, लगभग 1.5 साल होने वाला है इस खबर को, 1.25 साल से ऊपर हो गया। ये खबर छपी जनाब अखबार के अंदर और खबर ये थी कि यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए $10 अरब उन्होंने मुख्तस कर दिए हैं। शहबाज शरीफ ने बताया था उस दिन के हमने जनाब कशकोल तोड़ दिया है और शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कशकोल टूट गया, हम आवाम को तरबियत देंगे। वजीर आजम आईटी कंपनियों की मफामती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए और चीनी की कीमत में इजाफा कबूल नहीं है और यानी 140 रुपए पूरा साल 140 रुपए चीनी फरामी की जाए, इसको यकीनी बनाया जाए और बहुत सारी और बातें की इन्होंने। अब ये शहबाज शरीफ साहब के दावे थे, लेकिन आज तकरीबन 1.25 साल गुजर गया, कोई $1 अरब भी आया? किधर है, कहां आया? $10 अरब के दावे किए शहबाज शरीफ ने। इन्होंने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हमेशा। वो चीनी जो इसके अंदर बयान लगा हुआ 140 वाली, वो 200 से ऊपर की बिकती रही अभी, और अभी और ऊपर जाएगी। जो ये बाहर से कारनामा करके इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले बाहर एक्सपोर्ट कर दी, अब वापस इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इनकी हरकतें जिनकी वजह से पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया। और यहां पर एक जज साहब का बयान है नाज़रीन, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है
जज साहब ये कहते हैं कि आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल एक बुनियादी हक है। ये देखें आप, ये एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर खबर छपी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुअज़्ज़िज़ जज ने ये बात की है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये केस सुन रहे थे। इन्होंने कहा जी कि फेयर ट्रायल का हक आइन के आर्टिकल 10A के तहत एक बुनियादी हक बन गया है। मुनासिब कानूनी अमल एक लाजमी शर्त है जिसका हर सतह पर एहतराम किया जाना चाहिए। फेयर ट्रायल का हक इस बात का तकाजा करता है कि किसी को उस वक्त तक सजा नहीं दी जानी चाहिए जब तक उसे जवाब देने और अपना मुकदमा पेश करने का मुनासिब और मुनसिफाना मौका ना दिया जाए। क्या इमरान खान को यह मौका मिला है? यहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यह फैसला दे रही है और उसके अंदर ये चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन मामला यह है कि क्या इमरान खान को फेयर ट्रायल का हक मिला है? इमरान खान को तो यह हक मिला ही नहीं। जिरा करने की इजाजत नहीं मिलती उनके वकीलों को, मीडिया को और फैमिलीज को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती। बाद औक़ात वकला को भी बाहर कर दिया जाता है। रातों को देर देर तक अदालतें लगाई जाती हैं और ट्रायल चलाए जाते हैं। जेल में एक हॉस्टाइल किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर ट्रायल चलाए गए। ट्रायल इतने फेयर थे कि जजेस बेचारों की बार बार हालत खराब हो जाती थी। ऐसे जालिमाना ट्रायल किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान के। और अब यहां जज साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि फेयर ट्रायल का हक जो है ये बुनियादी हक है, बुनियादी इंसानी हक है। ये तो ये बुनियादी हक से इमरान खान साहब को महरूम कर दिया गया। वैसे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बुनियादी हकूक मुअत्तल हो गए। नाज़रीन, जापान से कुछ वीडियोस आई, तस्वीर आई। अव्वल तो मरियम नवाज साहबा को जापानियों ने मुंह ही नहीं लगाया जो मुझे दिखाई दे रहा है। और जापानियों ने क्या मुंह लगाना था, उन्हें वहां पाकिस्तानियों ने भी मुंह नहीं लगाया जो मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है। मैं इस तरह के अल्फाज बोलने का आदी नहीं हूं, मुझे कहना भी नहीं चाहिए था, लेकिन हकीकत यही है। वहां पे चंद लोगों के अलावा वही शक्लें थी, वो घूम घूम के आती थी। या एम्बेसी के थोड़े से लोग थे या कोई थोड़े से पाकिस्तानी थे जिनको इन्होंने ओहदे दिए, वो घूम घूम के आते थे। एयरपोर्ट पे भी वही होते थे, इस जगह भी वही होते थे, उस जगह भी वही होते थे। हर जगह उन्हीं को घुमा घुमा के ओ बार बार गुलदस्ते लेके पहुंच जाते थे। तो इस तरह घुमा फिर आगे चक्कर देके इन्होंने अपना दौरा बड़ी मुश्किल से मुकम्मल किया है। लेकिन मैं जापान की वीडियोज और वो देख रहा था, अमीर तरीन मुल्क है, वो पाकिस्तान को कर्जा देता है, लेकिन उनकी टेबल, उनकी कुर्सियां, उनके कॉन्फ्रेंस रूम जहां पे मरियम नवाज को बिठा के ब्रीफिंग्स दी गई, वो जगह इतनी सिर्फ बुनियादी फैसिलिटीज थी, कोई लग्जरी वहां नहीं थी। सिर्फ काम के लिए आते हैं वो लोग और जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करते हैं। यहां पे आप वजीर आला हाउस में घुसे तो क्या लेविश किस्म के सोफे हैं, क्या शानदार किस्म की टेबल्स हैं, क्या जबरदस्त किस्म की वहां चेयर्स लगी हुई हैं। कमाल जबरदस्त माहौल बनाते, वीवीआईपी किस्म का कल्चर है पाकिस्तान में। जापान में मैं वो टेबल्स और चेयर्स देख के हैरान रह गया। सारे के सारे एक ही तरह की कुर्सियों पे बैठे हुए और आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहां तो जनाब जब तक सदारत वाली कुर्सी कोई 1 फुट ऊंची ना हो जाए तब तक किसी को सुकून ही नहीं आता। पाकिस्तान की वीडियोस आप देख लें इनकी और जापान की वीडियोस आप देख लें इनकी, पाकिस्तान के मनाजिर देख लें और देखें जापान ऐसे ही आगे नहीं निकल गया। उन्होंने ये फैसला किया कि पैसा जहां खर्च करना है वहीं खर्च करना है, जहां खर्च नहीं करना वहां खर्च नहीं करना। कर्जे ले लेकर सूबे चल रहे हैं और इनकी अयाशियां खत्म नहीं हो रही। अंदाजा करें, जापानियों ने देखा होगा कि यार ये अपना लाओ लश्कर ही पूरा लेकर आ गए हैं। अपनी बेटियां ले आए, दामादों को ले आए, अपने नवासियों को ले आए, अपनी मेकअप आर्टिस्ट को ले आए, अपनी जाती मुलाजमाओं को लेकर आ गए, अपने बेरोग्रेड्स के बच्चों को लेकर आ गए, अपने वजीरों के बच्चों को लेकर आ गए, अपनी बेटियों की सहेलियों को लेकर आ गए। वो भाई खाना खराब, वो तुम लोग किसी मुल्क के बादशाह हो, वो कर्जा देना हमारे मुल्क ने दुनिया का। भाई ये मुंह उठा के सारा लटरम पटरम पूरा टब्बर लेके उनके रिश्तेदारों को, दोस्तों को लेके ये पहुंच गए जनाब जापान के दौरे के ऊपर। हद हो गई। वैसे जापानी भी देख के हैरान होते होंगे और उन्हें बड़े आराम से समझ आ जाएगी कि हमारे जवाल के असबाब क्या है। हम पढ़ा करते थे ना माजी में, मुगल सल्तनत के जवाल के असबाब, ये माशिद दुलूम की किताब में होता था। ये मुस्तकबिल में जब हमारे बच्चे किताबें पढ़ा करेंगे ना तो पाकिस्तान के जवाल के असबाब में इस किस्म के घटिया सियासतदान और ये खानदानी सियासत का जो घटियापन है ये एक बहुत बड़ी वजह होगा।